तो गुड मॉर्निंग। आज की क्लास हम लोग शुरू कर लेते हैं फटाफट। और आज का जो क्वेश्चन है वो सेकंड है, क्वेश्चन रिटायरमेंट का सेकंड क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। और पेज नंबर क्या है एग्जैक्टली 174। उसमें नाना नानी और सोना का जो क्वेश्चन दिया है वो हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट हमारे पास रेडी है एज यूजुअल। नॉर्मल फॉर्मेट जो हमारा बनता है वही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस। क्वेश्चन में से देखकर ओपनिंग बैलेंस फटाफट लिख लेते हैं। और ओपनिंग बैलेंस में क्वेश्चन में देखो क्या दिया एग्जैक्टली ओपनिंग बैलेंस 50, 20 और 30। तो 50,000, 20,000 और 30,000। और अगर आप फर्स्ट लाइन क्वेश्चन का पढ़ रहे होंगे तो उसमें वहां पे कैपिटल रेशियो के बारे में मेंशन किया था। फर्स्ट लाइन वहां पे अगर आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑफ नाना नानी और सोना हु हैज शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन देयर कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो इसका मतलब ये जो कैपिटल होता है उसी का रेशियो में आपको उसको कन्वर्ट करना है। और कैपिटल कितना दिया है 50, 20 और 30। ये जो 50, 20, 30 दिया है उसके आप जीरो हटा लोगे, उसके आप जीरो को इग्नोर कर लोगे तो आपके पास रेशियो निकल कर आ जाएगा। जैसे 50,000, 20,000 और 30,000 ऐसा आपको दिया है। चारों के 4 जीरो मतलब तीनों अमाउंट के 4 जीरो हटा दिया तो क्या बचेगा 5:2:3। तो ये कैपिटल रेशियो रहेगा आपका। इसी रेशियो में आपको जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा यहाँ पे इसी रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, तो ये कैपिटल रेशियो इस तरह से निकाला जाता है। अगर क्वेश्चन में रेशियो ना दिया हो तो हम इक्वल मानते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में कैपिटल रेशियो दिया हो तो हम पार्टनर के कैपिटल को ही कन्वर्ट करते हैं रेशियो में। और इस तरह से कन्वर्जन होता है। जिसको नहीं क्लियर होता है उसको साथ साथ में लिखते चलना है रेशियो को। ये तो हो गया कैपिटल रेशियो के बारे में। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन से ऑलरेडी हमने लिख लिया है। अब बैलेंस शीट में और कुछ दिया है क्या वो चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, अगर ये दिया होता तो हम इसी रेशियो में पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। फिलहाल ऐसा कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। क्लियर है पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नया पार्टनर मतलब नया पार्टनर नहीं, इसमें पार्टनर कौन छोड़कर जा रहा है, रिटायर कौन हो रहा है। और बैलेंस शीट के नीचे आपको लिखा हुआ है कि सोना रिटायर हो रही है फ्रॉम 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2019 से। तो ऑफकोर्स बैलेंस शीट की डेट कौन सी बनेगी 1 अप्रैल 2019। इसका मतलब एडमिशन में हम लोग जब करते थे तो जब नया पार्टनर जुड़ रहा है वो डेट हम लोग बैलेंस शीट की लिख देते हैं। वैसे ही रिटायरमेंट में आपको क्या करना है कि जब नया पार्टनर मतलब जो पुराने पार्टनर है उसमें से कोई पार्टनर छोड़कर जा रहा है तो वो डेट आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी बैलेंस शीट की। तो ये भी क्लियर आपको रखना है पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। स्टॉक इज टू बी वैल्यू 92% ऑफ द बुक वैल्यू। 92% स्टॉक को करने बोल रहे हैं। इसका मतलब आपको स्टॉक की वैल्यू को रिड्यूस करना है। स्टॉक की वैल्यू को आपको 8% रिड्यूस करना पड़ेगा, डेप्रीशिएट करना पड़ेगा। रिड्यूस लिख सकते हो, राइट ऑफ लिख सकते हो, जो भी है। अब देखो स्टॉक कितना दिया है क्वेश्चन में। स्टॉक आपको दिया है एग्जैक्टली 12,000 रुपीज़। 12,000 रुपीज़ का आपको 8% निकालना पड़ेगा। कितना आता है एग्जैक्टली 12,000 रुपीज़ का 8%। 12 8 96। इसका मतलब 960 आपको स्टॉक से वैल्यू कम करनी है। तो 12,000 का हमें 960 अमाउंट रिड्यूस करना था। मैं यहाँ पे रिड्यूस लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा वैल्यू जब रिड्यूस होती है एसेट की तो हमारा तो नुकसान है। और ऑफ कोर्स हमें रिवैल्यूएशन में कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड में। तो वहाँ पे क्वेश्चन को समझना जरूरी है। 92 पे करने बोल रहे हैं। कोई भी वैल्यू 100% होती है उसको वो 92 करने बोल रहे हैं। इसका मतलब 8% रिड्यूस करने बोल रहे हैं। और हमने वहाँ पे कर लिया, 960 अमाउंट आया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 960 रुपीज़। तो 960 कैसे आ गया, क्लियर है पॉइंट। हमने 12,000 का 8% निकाला और उसी को हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। बहुत ही सिंपल। ठीक है, जरा सा भी कंफ्यूजन आपको होना नहीं है। 100% हमेशा वैल्यू होती है, उसको 92 पे करना है। इसका मतलब 8% आपको रिड्यूस करना है। और ऑफकोर्स जब वैल्यू रिड्यूस होती है तो हमारा लॉस है, तो हम डेबिट साइड रिवैल्यूएशन में लिखेंगे। सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। चलो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, आरडीडी मेंटेन अप टू 10%। अब पहले वहां पे डेटर्स आपको देखना पड़ेगा कितना है। डेटर्स आपको दिया है 12,000 रुपए। 12,000 का अगर आप 10% निकालते हो तो कितना आता है 1200 आता है। 1200 आरडीडी तो आ गया, लेकिन पहले से क्वेश्चन में आरडीडी आपको 1000 रुपीज दिया था।
अगर आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे आरडीडी वहाँ पे 1000 रुपीज़ ऑलरेडी दिया है, हमें यहाँ पे टोटल करने कितना बोला 10%, तो 12,000 का 10% ऑफकोर्स कितना होगा 1200 रुपये, एक जीरो हटा दोगे 1200 आ जाता है। तो पहले से 1000 था, 1000 को अगर मुझे 1200 में कन्वर्ट करना है तो मुझे कितना और उसमें ऐड करना पड़ा, सिर्फ 200 रुपये। इसका मतलब मेरी एसेट की वैल्यू रिड्यूस कितनी हुई, अभी कितनी से रिड्यूस हो रही है, सिर्फ 200 रुपये से। हमने लिखना है 1200, पहले से 1000, अभी 200 रुपये उसमें ऐड करेंगे 1200 रुपये हो जाएंगे। तो एसेट की वैल्यू एक्चुअली अभी कितनी घट रही है, 1200 से घट रही है। और ऑफ कोर्स कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट। सेम एंट्री, यहाँ पे भी एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है और वो भी कितने से, सिर्फ 200 से रिड्यूस हो रही है। तो 200 से आपको वैल्यू लिख लेना है। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। और दोनों पॉइंट में एसेट की वैल्यू रिड्यूस ही हो रही थी, हमारा एक ही एंट्री बन रही थी वहाँ पे, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन टू आरडीडी। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर दिया उन्होंने। जैसे स्टॉक में उन्होंने 8% देने के बदले कितना दे दिया, 92%। चाहे बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि 92 पे कैसे करना है। 8% अगर दे देते तो आपको समझ आता था, रिड्यूस बाय 8%। उन्होंने 8% ना देते हुए उन्होंने 92 दे दिया, इनडायरेक्टली उन्होंने क्वेश्चन को मॉडिफाई करके दिया। ऐसा कैसे भी मॉडिफाई किया जा सकता है, आपको समझ में बस आना चाहिए कि वैल्यू बढ़ानी है या फिर रिड्यूस करनी है, बस इतना समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं। थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 20%। अब यहाँ पे वैल्यू बढ़ाने की बात हो रही है, कितना है, 55,000 बिल्डिंग का दिया है, तो बिल्डिंग भी लिख लेते हैं भाई। 55,000 बिल्डिंग का है और उसमें वैल्यू आपको एप्रिशिएट करना है, मतलब वैल्यू इंक्रीज करनी है। अब 20% कितना होगा, 11,000 आपको वैल्यू इंक्रीज करनी है। और जब भी वैल्यू इंक्रीज होती है तो एंट्री क्या बनती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। मतलब रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आपको बाय बिल्डिंग लिखना होगा, बाय बिल्डिंग 11,000 रुपीज़, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट वाली एंट्री जो थी। तो इस तरह से बिल्डिंग की वैल्यू हमने इंक्रीज कर ली। तो ऐसे ही एक एक पॉइंट आराम से आपको फटाफट हो जाता है, बहुत ही आसान होता है। रिवैल्यूएशन का सबसे आसान तो रिवैल्यूएशन का ही अकाउंट होता है। अच्छा, बिल्डिंग के बाद क्या दिया है, गुडविल की बात आ रही है वहाँ पे, गुडविल की बात वहाँ पे आ रही है। कैलकुलेशन गुडविल का हमें करना होगा और गुडविल के बारे में जो पॉइंट दिया है उसको पढ़ लेते फटाफट। गुडविल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एज 12,000 rupees and Sona share in the same to be adjusted in the amount of continue partner in gaining ratio। इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं कि सोना का शेयर 12,000 से निकालो और उसको गेनिंग रेशियो में पुराने पार्टनर में बांट दो। पुराने मतलब जो बचे पार्टनर होंगे वो। अब यहाँ पे सोना तो पार्टनर छोड़कर जा रही है, तो पहले सोना का शेयर निकालना पड़ेगा और उसके बाद हमें गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। अच्छा, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो अपोजिट फॉर्मूला होगा वो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब क्वेश्चन में आपको ये देखना होगा कि क्या आपके पास नया रेशियो दिया है क्या, और अगर आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे नया रेशियो आपको 5th पॉइंट पे दिया हुआ है। 5th पॉइंट पे आपको न्यू रेशियो ऑलरेडी दिया है 3:1, और पुराना रेशियो हमारे पास ऑलरेडी था कैपिटल रेशियो 5:2:3। तो ऑफ कोर्स आप क्या कर सकते हो, गेनिंग रेशियो आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। तो दोनों का निकालना पड़ेगा, जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है उसका कभी गेनिंग रेशियो नहीं निकालेंगे, जो पार्टनर ऑलरेडी एग्जिस्ट करेंगे, नाना और नानी, इनका आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नाना का पुराना रेशियो कितना था और नया रेशियो कितना है, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन है। तो सबसे पहले हम गेन रेशियो निकाल लेते हैं, और गेनिंग रेशियो के लिए नाना का आपके पास नया रेशियो आपको कितना दिया है, 3:1 है, राइट। 3:1 इसका मतलब कितना होगा, 3/4, 3/4। और पुराना रेशियो कितना था नाना का, 5/10। अब इसको सॉल्व करोगे आपके पास गेनिंग रेशियो आ जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 3 30, 4 5 20 और 4 10 40, कितना आएगा 10/40। इसको सिंप्लीफाई अभी नहीं करना है, सबसे लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद किसका था हमारा, नानी का। नानी का जो नया रेशियो दिया है वो कितना है, 1/4 दिया है, 3:1 है, राइट। तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4। और नानी का पुराना रेशियो कितना है, ये नया रेशियो है, पुराना रेशियो था 2/10, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 2/10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 10 1 10 और ये आ जाएगा 8 और ये 4
10 जा 40, इसका मतलब 2/40। इसका मतलब ओवरऑल कितना निकल कर आया 10:2। ये डिनोमिनेटर की वैल्यू को हमें इग्नोर करना होता है। तो न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है 10 और 2, 10:2। इसको सिंप्लीफाई आप बाद में अभी कर सकते हो, जैसे 2 1 जा 2 5 जा। इसका मतलब क्या आ गया गेनिंग रेशियो 5:1। 5:1 में हम इनके गुडविल को डिवाइड कर सकते हैं। 5:1 इज द गेनिंग रेशियो। ये रहेगा पूरा आपका वर्किंग, फटाफट आप लोग साथ साथ में लिखते चलना है। तो ये हो गया आपका गेनिंग रेशियो। अब हमें क्या निकालना है सर? गेनिंग रेशियो तो आ गया, अभी हमें निकालना होगा सोना का गुडविल का शेयर, क्योंकि सोना का जितना निकल कर आएगा वो आपस में नाना और नानी इस रेशियो में डिवाइड करेंगे उसको। अब सोना का शेयर कितने से निकालना है? वहां पे देखो दिया है 12,000 दिया है ना एग्जैक्टली। हाँ, 12,000 से आपको सोना का शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सोना शेयर इन गुडविल, या फिर सोना शेयर 12,000 में से सोना का रेशियो कितना था 3/10, तो 0 0 कट जाएगा। 12 3 जा कितना होगा 3600। ये जो 3600 आया है इसे हमें 5:1 में बांटना पड़ेगा। 3600 हमारा क्या आया? सोना का गुडविल का शेयर आ गया। इसमें जनरली 2 एंट्री बनती है। अच्छा, 2 एंट्री क्यों बन रही है? 4th पॉइंट पे लिखा हुआ है। 4th पॉइंट पे उन्होंने लिखा है कि 12,000 पूरे गुडविल का अमाउंट है, उसमें से हमें सोना का शेयर निकालना है और उसके बाद हमें गेनिंग रेशियो में बांटना है। इतना पूरा लिखा है क्वेश्चन में। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन तब आपको समझ आएगा। क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी है साथ साथ में, तभी आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसीलिए मैं वहाँ पे आपको कह रहा था कि जब भी हम क्वेश्चन करें तो उसमें पहले क्वेश्चन की क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। उसमें लिखा है 12,000 पूरे फर्म का गुडविल है, उसमें से सोना का शेयर निकालेंगे और गेनिंग रेशियो में कंटिन्यू पार्टनर में बांट लेंगे। तो हमने सोना का शेयर निकाला, गेनिंग रेशियो ऑलरेडी है 3600 को, इस रेशियो में हम नाना नानी को बांट लेंगे, हमारा किस्सा खत्म हो जाएगा। मतलब 2 एंट्री और पास करनी पड़ेगी। पहली एंट्री क्या होगी? सोना को देने का शेयर 3600 उसको पहले देना है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू सोना कैपिटल, तो यहां पे आ जाएगा बाय गुडविल और सोना को सिर्फ देना है 3600। अच्छा, अगर सिर्फ क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता गुडविल ऑफ द फर्म 12,000 रुपीज़, बस इतना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, तो हम क्या करते? तीनों को गुडविल उनके पुराने रेशियो में बांट देते, काम खत्म हो जाता। अगर सिर्फ इतना लिखा होता क्वेश्चन में कि गुडविल 12,000 पूरी फर्म की है, तो आपको क्या करना होता? तीनों को गुडविल बांट देना पड़ता। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या डाल दिया एक और, कि 12,000 के अलावा सोना का शेयर निकालने बोल रहे हैं। हमने निकाला, और क्या लिखा उन्होंने? गेनिंग रेशियो में बांटो। हम वही करने जा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसा हम फॉलो कर रहे हैं, और कुछ नहीं करना है। तो 3600 को बांटो इन दोनों में, कौन? नाना और नानी में, और उनका रेशियो कौन सा रहेगा? 5:1। मतलब 3600 इंटू 5/6 और 3600 इंटू 1/6, तो ये आ जाएगा कितना? ये अपना 6 6 जा और 6 5 जा 30, मतलब 3000 और 600 है ना। तो ये 3000 और 600 आपका अमाउंट आ रहा है। नाना को हमें देना है 3000, नानी को हमें देना है 600 रुपीज़। और इसकी भी एंट्री बनेगी। इसकी एंट्री क्या बनने वाली है एग्जैक्टली? नाना नानी मतलब वो जो ओल्ड पार्टनर है, और वहाँ पे पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना है। पॉइंट को पहले अंडरलाइन कर लो, क्या लिखा है वहाँ पे देखो, सोना शेयर इज टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ कंटिन्यू पार्टनर इन गेनिंग रेशियो। कंटिन्यू पार्टनर को गेनिंग रेशियो में सोना का शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसा डायरेक्टली लिखा है इसलिए हम ये कर रहे हैं, अपने मन से नहीं कर रहे हैं। आपको याद भी नहीं रखना ये सब चीज़ें, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब ऐसा पॉइंट आएगा तो हमें क्या करना है, और जैसा जैसा पॉइंट में लिखा है वैसा वैसा हम करते जा रहे हैं। अब उसकी एंट्री क्या बनती है? एंट्री बनेगी नाना नानी अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नाना नानी अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और अमाउंट आपके सामने था 3000 और 600। इस तरह से गुडविल अकाउंट पूरा नील हो चुका है। एक बार हमने गुडविल डेबिट किया, एक बार हमने गुडविल को क्रेडिट कर दिया, तो गुडविल अकाउंट पूरा नील हो गया। बैलेंस शीट में गुडविल लिखने की ज़रूरत नहीं है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस हो गया। इस तरह से पूरा वर्किंग रहेगा एग्जैक्टली। ये आपका गुडविल का पॉइंट पूरा अब कंप्लीट हो गया है, मतलब 4th वाला पॉइंट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। साथ साथ में फटाफट लिखते चलो, वर्किंग में मिटा दूंगा अभी, ठीक है। अब उसके बाद जो 5th पॉइंट था, 5th पॉइंट में उन्होंने एक और नया ट्विस्ट डाल दिया था। उन्होंने बोला है
कि जो कंटिन्यू पार्टनर होंगे नाना और नानी, उनका कैपिटल कितना रहेगा 1,60,000 उनका कैपिटल होना चाहिए। और कौन से रेशियो में 3:1 में। तो अगर आप लोगों ने ये लिख लिया है एग्जैक्टली तो मैं 1,60,000 का वर्किंग भी कर लेता हूँ। 1,60,000 को क्या करना है वो भी समझ लो। 1,60,000 क्यों दिया हुआ है उसके बारे में इसलिए दिया था कि उनका ये कहना है कि जो पुराने पार्टनर बचेंगे, नाना और नानी बचेंगे बिजनेस में, तो उनका टोटल कैपिटल 1,60,000 होना चाहिए। ठीक है, 1,60,000 टोटल कैपिटल फर्म का होना चाहिए। और नाना को उसमें से और नानी को उसमें से कितना होना चाहिए, नाना और नानी का शेयर कितना होना चाहिए वो देखना है। और कौन से रेशियो में बांटने बोला उसने 3:1 में। तो 1,60,000 इंटू 3/4 और 1,60,000 इंटू 1/4। जैसे इसको सॉल्व करोगे आपके पास उनका नया कैपिटल बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा एग्जैक्टली। तो 4 1 जा 4 4 जा 4 3 जा 12 मतलब 1,20,000 और 4 1 जा 4 4 जा मतलब कितना हो जाएगा 40,000। 1,20,000 और 40 ये क्या आ गया बैलेंस कैरिड डाउन। और ये क्यों आया 5th पॉइंट की वजह से आया। और 5th पॉइंट की वजह से हम यहाँ पे लिख लेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,000 और 40। इस तरह से 1,60,000 का जो पॉइंट दिया था उसे हमें इस तरह से डिवाइड करके दिखाना था 3:1 के रेशियो में। और ये क्वेश्चन में मेंशन है 5th पॉइंट की वजह से। ये हमारा कैपिटल का पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। ये हो गया आपका 5th पॉइंट कंप्लीट। और उन्होंने क्या कहा उसमें कि जो भी पैसा बचेगा सोना का उसको हम कैश में देंगे। लास्ट वाला पॉइंट ये कह रहे हैं कि सोना का जितना भी पैसा बचेगा कैश में उसको पे कर देंगे। हाँ तो ठीक है भाई, पे कर देंगे, लेकिन वो कब करेंगे जब उसका बैलेंस करेंगे। फिलहाल अभी बैलेंस हुआ है क्या, क्वेश्चन नहीं हुआ है। तो पहले हमें रिवैल्यूएशन को टैली करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन को क्लोज करना पड़ेगा। और रिवैल्यूएशन में बड़ी अमाउंट आपको नजर आ रही है 11,000। 11,000 में से यहाँ पे कितना 1,160 आपको माइनस करना पड़ेगा। आपके पास प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा और वो प्रॉफिट हम तीनों में बांट लेंगे। नाना यहाँ पे तीनों में देना पड़ता है भाई, ऐसा नहीं कि दोनों में देंगे। तो 11,000 में से 1160 माइनस करोगे कितना आ रहा है अमाउंट, फटाफट चेक करो। और फिर उसके बाद हम लोग रिवैल्यूएशन को क्लोज कर लेंगे। तो अब देखो मेरे हिसाब से एग्जैक्टली कितना आ रहा है, मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ फटाफट। और फटाफट हम लोग रेशियो में बांट लेते हैं। बाकी कैलकुलेशन का पार्ट आपको पता है कैसे करते हैं। तो 9,840 आ रहा है, बैलेंस कितना आ रहा है 9,840। और इनको पुराने रेशियो में बांटना। पुराना रेशियो क्या था 5:2:3। ठीक है, तो इसको पुराने रेशियो में बांट लेते हैं। तो कितना है भाई एग्जैक्टली इंटू 5/10। तो पहले का आंसर आ रहा है 4,920। उसके बाद आ जाएगा 2/10। सेकंड का आंसर आ रहा है 1,968 और तीसरे का आंसर आएगा 3/10। तो कितना आ रहा है 2,952। ये रेशियो में हमने प्रॉफिट को बांट लिया। इसकी एंट्री क्या बनती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो पार्टनर को क्रेडिट करोगे क्या नाम से, रिवैल्यूएशन के नाम से, और अमाउंट लिख लेंगे 4,920, 1,968 एंड 2,952। और वो जो लास्ट वाला पॉइंट कहा गया था कि भाई सोना को कैश में देना है, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सबसे पहले उसको क्लोज करना पड़ेगा भाई आपको। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सबसे पहले उसको क्लोज करोगे, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है उसको पैसा देना है। तो सोना का टोटल कितना आ रहा है चेक कर लेंगे। सोना का यहाँ पे टोटल आप लोग करोगे तो इसमें 33,000, 33,600 प्लस 2,952 आ रहा है, मतलब टोटल आया 36,552। 36,552। यहाँ पे डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है अमाउंट, इसका मतलब उतना पूरा पैसा हमें उसको क्या करना होगा, पे करना पड़ेगा। 36,552 हमें टोटल उसको पूरा पैसा पे करना है। और यहाँ पे लिख लोगे 36,552 और यहाँ पे लिखना होगा टू कैश। ये कैश क्यों लिखा गया, 5th पॉइंट के वजह से, 6th पॉइंट की वजह से, सॉरी। ये कैश अमाउंट क्यों लिखा गया, 6 पॉइंट के वजह से। वहां पे 6 पॉइंट पे लिखा है, देखो वहां पे लास्ट वाला पॉइंट, वहां पे पढ़ लो, अमाउंट पेबल टू सोना पेड इन कैश।
जितना भी अमाउंट बैलेंस बचेगा सोना का उसे हमें कैश में देता है, ऐसा डायरेक्टली वहां पे क्वेश्चन में लिखा है, इसलिए हमने कैश के थ्रू उसको पेमेंट कर दिया। और कैश में से इतना अमाउंट कम भी होगा, ये भी याद रखना, इसका दूसरा इफेक्ट कैश में जा रहा है। आपको देखो बैलेंस शीट में कैश कितना दिया है, 17,000 कैश दिया है सर, हम 36 कैसे दे सकते हैं? लॉजिक आ रहा है कि नहीं? कैश में आपको 17,000 दिया है, यहां पे सिर्फ 36 है, तो सर कैसे देंगे? 17 सिर्फ हमारे जेब में है, 36 उसको देना है। तो इसीलिए तो उन्होंने बोला है कि जो नाना नानी है वो अपने जेब से पैसा लाएंगे, वो लाकर इसको देंगे पैसा। इसीलिए वहां पे लिखा था कि इनका जो कैपिटल अकाउंट होगा वो कैश के थ्रू एडजस्ट करना है, मतलब बाकी पैसा ये दोनों अपने जेब से लाकर उसको दे देंगे। और अब जब हम नाना नानी का बैलेंस करेंगे उसमें कैश लिखना होगा, कैश लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले नानी का टोटल कर लो, 21,968 आया। अच्छा इस साइड का बड़ा है, ओहो इस साइड का बड़ा है, डेबिट साइड का आपका बड़ा आ रहा है, यहां तो आपका अमाउंट कम आ रहा है, वहां पे 40,600 आ रहा है। तो 40,600 में से 21,968 माइनस कर लेंगे, 4600 में से 21,968 माइनस करेंगे तो 18,632 आ रहा है, 18,632। क्या किया समझ लो फिर से, इसकी टोटल बड़ी आ रही डेबिट साइड की, ठीक है 40,600, इसमें से हमने यहाँ पे 21,968 माइनस किया, बैलेंस आ गया। ये यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय कैश। अच्छा कैश क्यों लिखना है सर? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है, फिफ्थ पॉइंट में मेंशन है कि कैश के थ्रू एडजस्ट करना है कैपिटल को, इसीलिए हमने लिखा। मतलब इतना पैसा कौन लेकर आएगा? नानी इतना पैसा अपने जेब से लेकर आने वाली है। किसको देने के लिए? सोना को देने के लिए। क्यों? क्योंकि बिजनेस छोड़कर जा रही है। अब ऐसे ही नाना का भी करना पड़ेगा। नाना का कौन सा अमाउंट बड़ा है? ये बड़ा है, 1,23,000 आ रहा है। 1,23,000 में से 49,20 माइनस कर लेंगे। 1,23,000 में से 59,920 54,920 है ना, तो 68,080 आ रहा है बैलेंस। ये जो 6880 आया वो भी कैश में लाना पड़ेगा। 68,080, नाना को इतना पैसा लाना है, नानी को इतना पैसा लाना है। अब तो कैश भरपूर हो गया, पहले 17 था, ये और ऐड हो जाएगा कैश में, तो आराम से सोना का पैसा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? अब तो दे सकते हैं। तो ये कैश इनको लाना पड़ रहा है, और बैलेंस यहाँ पे हम लोग टैली कर लेते हैं, पूरा अमाउंट लिख लेते हैं। अभी कैश में क्या होगा मैं बता देता हूँ, कैश में इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा वो भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो कैपिटल अकाउंट सिर्फ क्लोज हुआ, अब कैश में क्या इम्पैक्ट हो रहा होगा वो भी देख लो। कैश में मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए कि कैश में इसका असर क्या होने वाला है एग्जैक्टली, अब वो भी समझना ज़रूरी है आपको। देखो अगर हम कैश अकाउंट बनाते तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती। कैश अकाउंट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी क्यों आएगी? कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया था आपका कितना? 17,000, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर अकाउंट, मतलब कैश में डेबिट करना पड़ेगा। नाना और नानी इन्होंने पैसा लेकर आया 6880 और 18,632, और हमने सोना को इतना पैसा दिया। अब हमारे पास टोटल देखो पैसा भरपूर है, इसमें से हम सोना को दे रहे हैं बाय सोना कैपिटल कितना? 36,552, और अब यहाँ पे हमारे पास जो कैश बचेगा वो जाएगा बैलेंस शीट में। अब इसका टोटल करेंगे और इसका बैलेंस कैरेट डाउन जाएगा हमारा बैलेंस शीट में। तो टोटल भी कर लेते हैं चलो। तो इसका टोटल कितना आ रहा है? कैश का टोटल करना पड़ेगा, इसका बैलेंस हमें बैलेंस शीट में लिखना है, कहने का मतलब। तो उधर कितना आ रहा है? 18,632 और 17,000, तो इसका टोटल आ रहा है 1,03,712। इसमें से ये 36 माइनस कर लेंगे, 36,552 था कि कितना था? हाँ 552 राइट। तो बैलेंस आ रहा है आपका 67,160, वो आपको यहाँ पे कैश के थ्रू लिखना है 67,160। इस तरह से था आपका पूरा क्वेश्चन। अब बैलेंस शीट में जो जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं हुई वो भी लिख लेंगे। अब हमें कैपिटल लिखते समय क्या याद रखना होगा? कैपिटल लिखते समय हमें याद रखना पड़ेगा कि सोना का नाम हमें नहीं लिखना है, क्योंकि वो बिजनेस छोड़कर जा चुकी है। तो सोना का नाम नहीं लिखना,
बाकी सबका नाम लिख सकते हो, किसका, नाना और नानी। और नाना और नानी का कैपिटल देखो कितना है, 1,20,000 और 40, तो उतना ही लिखना पड़ेगा, 1,20,000 और 40,000। और अब बैलेंस शीट में देखते हैं कि क्या क्या इस्तेमाल हमने नहीं किया। क्रेडिटर 10,000 रुपीज़, लिख लो भाई, क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज़। उसके बाद बिल पेबल भी है वहाँ पे, तो बिल पेबल भी लिख लिया जाए। कितना दिया है बिल पेबल, बिल पेबल आपके पास दिया है 5,000 रुपीज़, वो भी हमने लिख लिया। उसके बाद और कुछ है, नहीं है। अब एसेट साइड में देख लेते हैं। मशीनरी हमने इस्तेमाल नहीं की, मशीनरी को लिख लिया जाए। मशीनरी कितना दिया है, 20,000, मशीनरी आ गया। उसके बाद मशीनरी के अलावा बिल्डिंग हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, कैश भी हमने लिख दिया। और अब सारे अमाउंट बाहर लिख लिया जाए तो आपका लगभग क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है। अब आपका बस बैलेंस शीट टैली करना है, बैलेंस शीट को आपको वहाँ पे टोटल करना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा है इसमें क्वेश्चन में। इस तरह से पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। इस तरह से अब आपको बस बैलेंस शीट की टोटल करनी बची है, दोनों तरफ टैली हो जाएगा, आप लोग करोगे एग्जैक्टली। ये थे पूरे इफेक्ट इस क्वेश्चन के, सेकंड क्वेश्चन के। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था ये, और इसमें काफ़ी कुछ नया पॉइंट आया, जैसे गुडविल का नया पॉइंट आ गया, गेनिंग रेशियो का नया पॉइंट आ गया, कैपिटल का एक नया पॉइंट आ गया, 3 नए पॉइंट आ गए पहले क्वेश्चन के कंपैरेटिवली। यहाँ पे 3 पॉइंट नया है। बाकी रिवैल्यूएशन का वैसा ही वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसे एडमिशन में करते थे सेम वैसा ही करना था। बस वो 92% देकर थोड़ा सा उन्होंने मतलब इनडायरेक्टली वहाँ पे बोलने की कोशिश हुई कि 8% कम करो। तो ये थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। कभी कभी बुक में ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो आपको एग्जाम में नहीं आते, उससे थोड़ा सा घुमा कर दे देता है। मीनिंग एक ही होता है, कंसेप्ट एक ही होता है, लेकिन घुमा कर दे देंगे थोड़ा सा, तो वो आपको थोड़ा सा अपने आप से करना ज़रूरी है। ये था ओवरऑल क्वेश्चन, पूरा आप लोग क्वेश्चन देखोगे और अगर इसमें कोई डिफिकल्टी है तो ऑफकोर्स आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है।